Hello and welcome to SSG Only. In last lesson we started new chapter Nationalism in India. उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. आज का जो टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह. गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि कैसे गांधी जी की इंडिया आने से पहले ही उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज हो गई थी एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वन एक्सपेरिमेंट जिसको हम यहाँ पे सत्याग्रह के नाम से जानते हैं. अब ये क्या चीज है जरा समझिए. गांधी जी इंडिया आए थे वापस यहाँ पे 1915 जनवरी में. लेकिन गांधी जी के आने से पहले उनकी जो पॉपुलैरिटी थी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी इंडिया में. अब ऐसा क्या किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में कि जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. आंसर इज आइडियल ऑफ सत्याग्रह. अब ये क्या है? एक ऐसा मेथड है जो कि काफी ज्यादा नोबल यानी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल मेथड है ये मास एजिटेशन का. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इस मेथड को यूज किया था अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम जो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिस. और इसी को उन्होंने यहाँ पे जो मास एजिटेशन है, मास यहाँ पे स्ट्रगल है अगेंस्ट दिस, वहां पे उनको सत्याग्रह बोल दिया है. अब क्वेश्चन आता है कि सर इस सत्याग्रह में आता क्या है बच्चे? तो सत्याग्रह में सिंपली आप जो ट्रुथ है यानी सिंपली आपको ट्रुथ का पाथ चूज करना है. जो भी चीज सही है यानी जो भी चीज सत्य है उसी को यहाँ पे फॉलो करना है. और साथ ही साथ अगर नहीं है तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रुथ को फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स अल्टीमेटली जो ट्रुथ है आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे तरीके से या तो उसको फॉलो करें या फिर उसकी सर्च में आप स्ट्रगल कर रहे हो. अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सत्याग्रह का, वो था अहिंसा. दैट मीन्स ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ट्रुथ को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए या फिर ट्रुथ को यूज कर रहे हो स्ट्रगल के लिए, इसमें कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये कंप्लीटली क्या है? नॉन वायलेंस है. अब क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह का प्रोसेस क्या है? सर अगर आपको पता है कि जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो वो सही है यानी जो कॉज है वो ट्रू है, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? इनजस्टिस के अगेंस्ट में कर रहे हो. मींस आपको खुद में पता होना चाहिए कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हो क्या वो आप सही के लिए कर रहे हो या आप खुद गलत हो. क्या आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में कर रहे हो या आप खुद यहाँ पे गलत हो. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. गांधी जी का यहाँ पे जो सत्याग्रह का जो ये स्ट्रगल था यानी जो मेथड था, इसमें जो फिजिकल फोर्स है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है. अगर कोई भी आपको यहाँ पे ऑप्रेस कर रहा है, भले ही वो आपको यहाँ पे फिजिकल फोर्स के थ्रू सप्रेस कर रहा है, मार रहा है, यहाँ पे लाठी डंडों से मार रहा है, यहाँ पे आपके साथ बहुत ही गलत कर रहा है, वायलेंस यूज कर रहा है, लेकिन सत्याग्रह का जो पाथ था वो नॉन वायलेंट था और किसी भी तरीके के फिजिकल फोर्स की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी अपने ऑपरेसर से फाइट करने के लिए. आप कोई भी यहाँ पे बदला नहीं लोगे. दैट मीन्स विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव. जो भी सत्याग्रही है यानी जो भी फॉलो करता है सत्याग्रह को उसको हम सत्याग्रही बोलते हैं. वो सिंपली अपना जो बैटल है वो नॉन वायलेंस के थ्रू यहाँ पे परस्यू करेगा. दैट मीन्स आपको सिंपली किसकी राह पे चलना है? अहिंसा की राह पे चलना है और कोई भी वायलेंस किसी भी तरीके का नहीं रखता है, कोई भी नहीं करना है. अब क्वेश्चन आता है कि ये सत्याग्रह कैसे काम करता है सर? यहाँ पे सिंपली सत्याग्रह क्या है कि सर जब आप अपना जो पाथ है, आपका जो ट्रुथ का पाथ है, सच का पाथ है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये जो ऑपरेसर है जो आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है उसको आप अपील करोगे उसके कंसाइंस को. दैट मीन्स उसको यहाँ पे रियलाइज करवाओगे कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है. क्या चीज बचे? सिंपली उसको यहाँ पे आप फोर्स करोगे नॉन वायलेंस के थ्रू, परसुएट करोगे कि तुम सच को देखो. यानी कोई ऑपरेसर है वो जानबूझ के गलत कर रहा है, उसको पता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, ये रियलाइज करवाना कि जो वो कर रहा है वो गलत है, दैट इज द पाथ ऑफ द सत्याग्रह. और उसमें आप क्या करोगे? सत्य के थ्रू उसको परसुएट करोगे कि आपको सच देखना है कि आप जानते हो खुद में कि आप गलत कर रहे हो और फिर भी गलत कर रहे हो. जिस टाइम पे उसको ये रियलाइज हो गया कि वो एक्चुअल में गलत कर रहा है वो यहाँ पे गलत का पाथ छोड़ देगा और यही आपका जो सत्याग्रही है वो इसको बैटल को जीत जाएगा. आप किसी को भी फोर्स नहीं करोगे कि आपको ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है. नहीं, उसको जब खुद रियलाइजेशन होगा तब जाके वो चीजों को एक्सेप्ट करेगा. और वायलेंस तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. दैट मीन्स कि आपको किसी को बोलना है कि ये सच है और आप वहां पे वायलेंस का यूज कर देते हो तो आप में और ऑपरेसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. आपका सत्याग्रह का जो पाथ है वो तब जाके फुलफिल हो पाएगा जब आप रियलाइज करवाओ उसको ट्रुथ विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस. तो सिंपली ये जो पूरा स्ट्रगल है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है ट्रुथ, और जो कि लास्ट में हमेशा से जीतेगी, जिसको हम बोलते हैं सत्यमेव जयते. इस टाइप की चीजें हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो यहाँ पे ट्रुथफुलनेस है वो हमेशा ही जीतती है, सत्य हमेशा ही प्रिवेल रहता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता.
एंड गांधी जी कंसिडर दिस सत्याग्रह एज अ धर्म, एक धर्म है जो हर एक इंडियन को फॉलो करना है, और जब इंडियंस फॉलो करेंगे उसको तो वो इंडियंस को यूनाइट करेगा। दैट मीन्स महात्मा गांधी जी का ये बिलीफ सिस्टम था कि ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, जहाँ पे आप अहिंसा को फॉलो करोगे, ये अल्टीमेटली सारे इंडियंस को यूनाइट करेगा अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। और वो कौन है? दैट इज ब्रिटिशर्स। यानी जो ऑपरेसर है वो है ब्रिटिशर्स। अब ये माइंड मैप है। अब माइंड मैप हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम कम टाइम में अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाए। तो ये इस चैप्टर में मैंने आपको बना के दिए हैं। आप 1 मिनट इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के बाद जब भी आपको रिवाइज करना हो आप जस्ट माइंड मैप के थ्रू विद इन 1 मिनट इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद इंडिया में 1915 में आ गए थे जनवरी में, और आते ही उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को रियलाइज किया। उनके जो मेंटोर थे उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करना है, पॉलिटिकल सिचुएशंस को एनालाइज करना है, और तब जाके आप कंप्लीटली सर आप क्या कर पाओगे? सर आप यहाँ पे स्ट्रगल कर पाओगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे सत्याग्रह के, गांधी जी ने जो किया था एक वाइडर सत्याग्रह को लॉन्च करने से पहले अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सो जैसे गांधी जी यहाँ पे इंडिया में आए, सो गांधी जी ने सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। इसी को हम अर्ली एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है वो है चंपारण सत्याग्रह, और ये जो चंपारण है ये बिहार में लोकेटेड है। अब ये कब है? 1917। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन है, तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। तो मैंने डेट वाइज आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो आपके लिए काफी इजी होगा कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कौन सा अर्ली एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुआ है, कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण बिहार में लोकेटेड है, और गांधी जी यहाँ पे चंपारण गए थे बिहार में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वहाँ पे पीजेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वो पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और पीजेंट्स को सपोर्ट करने के बाद वहाँ पे सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, और फाइनली गवर्नमेंट को कुछ कंसेशंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से गांधी जी का जो फर्स्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट था वो सक्सीड हो जाता है। अब ये तो रही एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। यहाँ पे चंपारण में ये जो पीजेंट्स हैं इनको फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए बोला गया था। इंडिगो जो कि एक नेचुरल डाई के सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता था जब तक सिंथेटिक डाई को यहाँ पे इन्वेंट नहीं किया गया था। और ये एक तिनकठिया सिस्टम था, तिनकठिया सिस्टम, जिसमें जो जमीन थी उसको 3/20 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी टोटल जमीन है तो मैंने इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितना भी आएगा, और उसका 3 पोर्शन में आपको कंपलसरी इंडिगो इंडिगो को ही प्लांट करना था। तो जो भी यूरोपियन प्लांटर्स थे वो इस इंडिगो को यहाँ पे आपको फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते थे, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस हो जाती थी। तो ये पीजेंट्स का मेन कॉज था, और गांधी जी ने इस स्ट्रगल में पीजेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट किया था। इसी को हम चंपारण सत्याग्रह बोल देते हैं। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। अब ये कब होता है? मार्च 11 1918 में होता है। तो यहाँ पे अगेन गांधी जी पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में लोकेटेड है। अब होता क्या है कि इस एरिया में जो क्रॉप फेलियर हो गया था, दैट मीन्स कि सर क्रॉप जो थी जितना एडिक्वेट प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक प्लेग एपिडेमिक भी आ गया था। अब जो पीजेंट्स थे वो इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो जो स्टेट का रेवेन्यू है उसको पे कर पाए। तो पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू की जो यहाँ पे कलेक्शन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, क्योंकि अभी क्रॉप फेलियर हो गया है। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। और साथ ही साथ पीजेंट्स को ये भी पता था कि जो ब्रिटिशर्स ने पहले एग्रीमेंट किया था उसमें ये मेंशन था कि कभी भी अगर नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या कभी भी क्रॉप फेलियर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो रेवेन्यू है, जो टैक्स आपको देना है वो रेमिट कर दिया जाएगा, दैट मीन्स खत्म या फिर कम कर दिया जाएगा। और जो पीजेंट्स थे वो इसी की डिमांड कर रहे थे। गांधी जी जब आते हैं तो वो ये जो सारे स्ट्रगल्स को करते हैं, और फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करती है कि जो पीजेंट्स कैपेबल हैं टैक्स देने के लिए वो दे सकते हैं, अदरवाइज वो बाद में दे देंगे या फिर नहीं भी देंगे। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद भी गुजरात में ही लोकेटेड है, और ये जो
एक्सपेरिमेंट है ये है मार्च 15 1918 का। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्लेग एपिडेमिक आ गया था। एपिडेमिक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब ऐसी कंडीशन में जब प्लेग या एपिडेमिक फैल जाता है तो जो लोग थे वो काफ़ी डर जाते हैं और इसी डर से वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने नहीं जाते। तो जो भी इंडस्ट्रियल ओनर्स थे वो एक अनाउंस करते हैं कि मैं आपको प्लेग बोनस दूंगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, जिसकी वजह से वो लोगों को एनकरेज करती हैं कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आए। अब हुआ क्या, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई वैसे वैसे ये जो प्लेग बोनस था, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उन्होंने इसको बोला कि हम ये बंद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। कि नॉर्मली सर डिमांड आपकी 10 केजी की है और सप्लाई भी आपकी 10 केजी की है तो प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन डिमांड जो है वो आपकी सेम है 10 केजी, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो जाती है 8 केजी। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर 1917 आते आते यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था गुजरात वाले एरियाज में। क्रॉप फेलियर का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन का कम प्रोड्यूस होना, डिमांड तो उतनी ही है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे में जो प्लेग बोनस था, जो एडिशनल अमाउंट मिल रहा था पीजेंट्स को, उससे वो कंपनसेट कर पा रहे थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल ओनर्स ने ये बोला कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है, अब हम प्लेग बोनस नहीं देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेग बोनस था वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो इंक्रीज इन प्राइसेस को कंपनसेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल ओनर्स ने ये बोला कि प्लेग बोनस अब बंद हो जाएगा, वैसे ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। और यहाँ पे गांधी जी सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स को और फाइनली इंडस्ट्रियल ओनर्स को उनकी डिमांड माननी पड़ती है और उनको अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम फास्ट अनटू डेथ रखा था, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ था। सो दीज आर दी अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी। आई होप अगर आप कुछ भी आ जाता है चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो आप इजिली बता सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। इनसे जो लोकेशन है रिलेटेड, चंपारण बिहार में लोकेटेड है, अहमदाबाद भी गुजरात में लोकेटेड और खेड़ा भी गुजरात में लोकेटेड है। तो मैप सेक्शन में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इस चैप्टर का स्पेसिफिकली बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी लोकेशन आती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है जरा समझिए। सर नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, कि जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे गांधी जी के वो सक्सीड होने के बाद 1919 में गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम एक लॉन्च करेंगे पूरा नेशन वाइड सत्याग्रह। अब नेशन वाइड सत्याग्रह सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक वो एरिया स्पेसिफिक थे। फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, गुजरात वाले एरियाज में ही अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, तो ये रीजनल स्पेसिफिक है। लेकिन 1919 आते आते जैसे जैसे गांधी जी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, अब इन्होंने बोला कि नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। अब ये किसके अगेंस्ट में करेंगे सर, प्रॉब्लम इज रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है 1919 का, जरा इसको समझिए और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च किया था। ये जो रॉलेट एक्ट है एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ बनाती है, उसने पास किया था। और ये जो एक्ट था बहुत ही जल्दबाजी में इसको पास किया गया था। इवन जो यहाँ पे मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इसको यहाँ पे अपोज कर रहे थे। लेकिन इंडियन मेंबर्स की बात सुने बिना ही इस एक्ट को यहाँ पे पास कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे बच्चे, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो एक्ट था, जो कि रॉलेट एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हो जाती है, यानी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स दे दी जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे उसको चैलेंज करे या क्वेश्चन करे, उसको वो रिप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिटेन कर सकते हैं कोई भी ट्रायल के बिना फॉर 2 इयर्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। अब ये तो हो गया एनसीईआरटी का कंटेंट, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप शिवम सर के स्टूडेंट हो। अब ये जो रॉलेट एक्ट है सर, ये 1914 से 1918 के टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये आयरिश लॉज था जिसको इंडिया में भी अप्लाई किया गया था। दैट मीन्स कि सर ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ यहाँ पे रिप्रेसिव मेजर्स लगाए थे, जिसको हम बोलते हैं वॉर टाइम मेजर्स। दैट मीन्स उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो वॉर टाइम एप्लीकेबल होंगे। इन वॉर टाइम मेजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे फाइट कर रही थी।
अब ये जो सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी, तो ऐसे में अगर इंडियन गवर्नमेंट जो थी, जो इंडिया कॉलोनी थी, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइट कर देती, तो गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता, चैलेंजिंग हो जाता उस चीज़ को टैकल करना। इसीलिए उन्होंने वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अब ये जो वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस थे, नॉर्मली ये टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये तभी तक एप्लीकेबल होते हैं जब तक आपके यहाँ पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, तो सर सिडनी रॉलेट ने ये प्रपोज किया कि ये जो वॉर टाइम मेजर्स हमने लगाए थे, इस टाइम पे हम नेशनल एक्टिविटीज को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तो क्यों ना ये जो मेजर्स थे, इन टेम्पररी प्रोविजंस को परमानेंट कर दिया जाए। और यही रीजन था कि ये सारे प्रोविजंस परमानेंटली इम्प्लाई किए जा रहे थे इंडिया में, और इसी के लिए ये अपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब महात्मा गांधी जी को ये पता चलता है कि इस टाइप का रॉलेट एक्ट आया है, तो गांधी जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंट करेंगे और हड़ताल करेंगे। अभी सिविल डिसोबीडियंस को यहाँ पे लिटरल वे में आप मत लीजिएगा, ठीक है, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो 1930 से ऑफिशियली स्टार्ट होता है। सो महात्मा गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, क्योंकि ये अनजस्ट लॉज था। अनजस्ट लॉज था मतलब कि सर अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी मतलब कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, तब तो आप एक्सट्रीम मेजर्स लगा सकते हो इंडिया में। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी आप एक्सट्रीम या एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स इंडिया में लगा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्ट, सर ये अनजस्ट है और ये कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए गांधी जी ने एक हड़ताल को स्टार्ट किया था, जो कि नेशन वाइड थी। कब की थी? 6 अप्रैल को स्टार्ट की थी। अब इस हड़ताल में होगा क्या नेशन वाइड? सर डिफरेंट डिफरेंट रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अलग अलग सिटीज में। जो वर्कर्स थे वो यहाँ पे स्ट्राइक में आ जाएंगे, रेलवे वर्कशॉप्स में हो गए या अदर अदर एरियाज में जहाँ पे वो एम्प्लॉयड हैं। जो शॉप्स थी उनको यहाँ पे क्लोज डाउन कर दिया जाएगा, और जो भी कम्युनिकेशंस की यहाँ पे लाइन थी, फॉर एग्जांपल रेलवेज और टेलीग्राफ, सर स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ क्या कि गांधी जी का जो कोर्स ऑफ एक्शन था यहाँ पे कि सर हम हड़ताल करेंगे, उसको लोगों ने अपने तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया और फाइनली तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर दी। जो कि कम्युनिकेशन की लाइन थी, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे इंफॉर्मेशन को भेजते थे, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज और टेलीग्राफ, उन सबको डिस्टर्ब करना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स थोड़ा फोड़ी स्टार्ट हो गई। अब गांधी जी ने तो ऑलरेडी पता था कि आप जरा सा भी फोर्स यूज करोगे तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है वो रेडी हैं आपको सप्रेस करने के लिए। भैया जब तुम यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो डंडे मार के तुम्हारी यहाँ पे हड्डियां पसली तोड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर तुम वायलेंस करोगे या चीजों को नुकसान पहुंचाओगे ब्रिटिशर्स का, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं ना। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ठीक ठाक, यानी रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से यहाँ पे रीअप्लाई करने के लिए बोला कि जितनी भी नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज हो रही हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे उन सबको यहाँ पे पकड़ के लाया गया। और ये जो सारी प्रॉब्लम थी वो अमृतसर में ज़्यादा हो रही थी। रेलवे लाइंस को, टेलीकम्युनिकेशंस को, दैट मीन्स टेलीग्राफ लाइंस को यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा था। ऐसा क्यों था कि वो अमृतसर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा था? द रीज़न इज़ कि जो फोर्स रिक्रूटमेंट किए थे, फोर्स सोल्जर्स को लिया गया था, वो पंजाब के जो अमृतसर वाले एरियाज़ के जो जितने भी विलेजर्स थे, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, उनको यहाँ पे रिक्रूट किया गया था फोर्सफुली। तो लोगों के बीच में यही रीज़न था कि वो काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड था उस टाइम पे, और यही रीज़न था कि जो ये नेशन वाइड हड़ताल स्टार्ट हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटेंस वायलेंस देखने को मिलती है, वो अमृतसर वाले एरियाज़ में देखने को मिलती है। इवन महात्मा गांधी जो थे, उनको दिल्ली की एंट्री भी यहाँ पे बैन कर दी गई थी। उनको बोला गया था कि अभी आप एंटर नहीं करेंगे। अब होता क्या है बच्चे ऐसे में? सर ऑन 10 अप्रैल यहाँ पे जो पुलिस थे यहाँ पे अमृतसर में फायर करते हैं पीसफुल पोजेशंस में। अब पीसफुल पोजेशंस में ये फायर करते हैं तो होता क्या है बच्चे यहाँ पे, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड अटैक हो जाता है यहाँ पे। सर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पे हर एक चीज पे यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ज़रा देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, वो है जलियांवाला बाग। और इससे रिलेटेड जो हमारी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल से बाहर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में मार्शल लॉ लग जाता है। और मार्शल लॉ और नॉर्मल लॉ में क्या होता है? नॉर्मल में जो भी आपका मजिस्ट्रेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आज की एग्जांपल बताऊं कि कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली सिचुएशन में वो रहता है। लेकिन अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे सर पुलिस फोर्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे मार्शल लॉ बोल देते हैं। यानी जो सारी की चीज़ें हैं वो
मिलिट्री के अंडर में यहाँ पे चली जाती हैं, पुलिस के अंडर में चीज़ें यहाँ पे चली जाती हैं। तो इसी को कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको ये पूरा इंसिडेंट को समझना है। सर यहाँ पे मैं आपको 2 पर्सन के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसका नाम था यहाँ पे कॉलोनल डायर। सर कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि जो कॉलोनल डायर था, सर वो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो एक्चुअली वो मेन स्पॉट पे था, लेकिन सर उसके पीछे एक और वो डायर थे जिनको हम बोलते हैं सर माइकल फ्रांसिस डायर, जो कि उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने एक्चुअली में ऑर्डर दिया था कि वो जलियांवाला बाग मैसेकर करें यहाँ पे। तो एक पर्सन वो था जिसने यहाँ पे ऑर्डर किया था लोगों को, यानी पुलिसमैन को, कि वो फायर करें लोगों पे, और दूसरा वो था किसने ये सारी सिचुएशंस को यहाँ पे सर किया था, दैट मीन्स उसके ऑर्डर के थ्रू ये हुआ था। अकॉर्डिंग टू दी इंदू बंगा, वो एक हिस्टोरियन है, वो ये बोलते हैं कि जो डायर थे वॉज एन आर्क इंपीरियलिस्ट हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर। तो एक कॉलोनल डायर है DYER और दूसरे ODWYER। तो ये जो DWYER थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डर किया था जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जरा समझिए क्या मैं यहाँ पे इतनी देर से आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। जब अमृतसर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वहां पे मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, और मार्शल लॉ में होता क्या है कि सर काफी लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, अगर ऐसा होंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो पूरे के पूरे अमृतसर में यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के इनोसेंट लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी। तो उनके जितने भी लोकल लीडर्स थे और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो नेशन वाइड हड़ताल थी, उनके लिए वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, और उस टाइम पे यहाँ पे 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन था यहाँ पे। अब हुआ क्या, बैसाखी के दिन में आसपास के जो विलेजेस वाले लोग थे वो यहाँ पे जलियांवाला बाग में आए, और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कि उनके जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, सो डॉक्टर सफ्युदराज एंड डॉक्टर किचलू, वो अरेस्ट हो गए थे, और उनकी प्रोटेस्ट के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे जलियांवाला बाग, और वहीं पे उनका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था पूरे के पूरे होल ऑफ द इंडिया पे। अब लार्ज क्राउड गैदर होता है बच्चे यहाँ पे, सर क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जो भी ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, रॉलेट एक्ट और वेरियस अदर जो चीज़ें हो रही थी, ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में अपोज करने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया, और मार्शल लॉ जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी चीज़ें नहीं की जा सकती। सो वो आए क्यों थे? वो प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट दी गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे थे यहाँ पे, लेकिन उनको पता नहीं था ये सारी चीज़ें हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे उस टाइम पे एनुअल बैसाखी का मेला भी लगा था, जिसकी वजह से आसपास के जो विलेजेस के लोग थे वो वहाँ पे आए थे। वेरियस आउटसाइडर्स विलेजेस थे बच्चे, वो कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पूरे यहाँ पे जो अमृतसर वाला एरिया है वहाँ पे मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है। अब बच्चे यहाँ पे डायर की एंट्री होती है, तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर रखा है 2 डायर्स के बीच में। तो ये जो नॉर्मल डायर हैं, यहाँ पे ये पुलिस ऑफिशियल हैं, और एक DWYER थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने एक्चुअल में यहाँ पे मार्शल लॉ को लगाया था। और मार्शल लॉ में लगाया तो यहाँ पे ये जो DYER है ये एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है, ये देखेंगे जगह जगह पे कि कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, और ये जाते हैं उस एरिया में, और सिर्फ ये जो एक जलियांवाला बाग था तो वहां का सिंपल सिंगल ही एग्जिट था और सिंगल ही एंट्री पॉइंट थी, और वहां पे जाके एंट्री पॉइंट को सीज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट एक ही था, उसी को यहाँ पे सीज कर लेते हैं, और ओपन फायर विदाउट एनी वार्निंग के ओपन फायर अपने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को ऑर्डर करते हैं वो कि ओपन फायर करो क्राउड पे, क्योंकि यहाँ पे ये मार्शल लॉ लगा है और ये एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की जो इनोसेंट पीपल्स थे, पीसफुल पीपल्स थे, उनकी यहाँ पे किलिंग हो जाती है। तो ये जो डायर भाई साहब थे, इनसे जब पूछा गया कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुमने क्या सोच के किया यहाँ पे, क्यों वार्निंग नहीं दी और क्या रीजन था तुम्हारे इस एक्ट का, तो इन्होंने बहुत ही प्राउडली बोला कि मुझे एक मॉरल इफेक्ट को जनरेट करना था, दैट मीन्स मुझे इतना लोगों के माइंड में इतना टेरर और यहाँ पे इतनी दहशत यहाँ पे भर देनी थी कि कोई भी आगे का यहाँ पे जो सत्याग्रह है, यानी जो सत्याग्रही है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कोई भी आवाज ना उठा पाए, मुझे इतना डर लोगों के अंदर बैठाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप का इंसिडेंट किया। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो सिंपली 379 यहाँ पे डेथ होती हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी यहाँ पे सर, वो बोलती है कि 1000 पीपल्स की यहाँ पे डेथ होती है, 1500 पीपल्स इंजर्ड हो जाते हैं,
मोस्ट राउंड्स वर फायर्ड एट द एग्जिट गेट्स टू किल एनीवन हु ट्राइड टू एस्केप। तो कोई भी भागने की कोशिश कर रहा था उसको यहाँ पे मारने की कोशिश की जा रही थी। फायरिंग 15 मिनट तक चली। टोटल 1650 राउंड्स को फायर किया गया और यहाँ पे जो राइफल यूज हुई थी वो ली एनफील्ड राइफल थी .303 कैलिबर की। 65 गुरखा सोल्जर्स थे, 25 बलोची सोल्जर्स थे और पठान सोल्जर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ डायर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। सो ये इंसिडेंट है अप्रैल 13 1919 का 4:30 PM की इंसिडेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मोस्ट पीपल जो थे वो आए थे गोल्डन टेम्पल से ताकि वो बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाए। और सिंपली बच्चे अब आप देख रहे होंगे कि ये जो गोलियों के निशान है ये एक्चुअल गोलियों के निशान है जो आज भी यहाँ पे मेंशन है। जब इंक्वायरी हुई तो जो डायर भाई साहब ने उन्होंने बोला The firing was not to disperse the meeting but to punish the Indians for disobedience। वो जो जानबूझ के यहाँ पे हड़ताल में दैट टाइप ऑफ थिंग्स कर रहे थे, मेरा इंटेंशन ही यही था कि मैं उनको डिस्पर्स ना करूं, उनको भगाऊं नहीं, बल्कि उनको पनिश करूं जो उन्होंने मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसओबीडियंस शोकेस किया है। ये एक और इमेज है जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये जो जनरल डायर है ये ऑर्डर कर रहे हैं अपनी ट्रूप्स को और जो मेन एग्जिट है वो यहाँ पे सीज कर रखी है और यहाँ पे जो लोग हैं इनोसेंट पीपल्स वो यहाँ पे भाग रहे हैं और उनकी यहाँ पे डेथ हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जलियांवाला बाग इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट था इसका रिएक्शन क्या हुआ। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड होती गई यहाँ पे स्ट्रीट्स में या फिर मेनी ऑफ द नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स और इंटेंस हो गई। लोग यहाँ पे पुलिस से यहाँ पे क्लैश करने लगे, उनको मारने लगे यहाँ पे और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जो कि एक सिंबल था गवर्नमेंट के रिप्रेशन का यानी ब्रिटिश सप्रेशन का, उन सभी चीज़ों को तोड़ने लगे वो। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि नॉर्मली जब आप पीसफुल यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हो यानी पीसफुल रिवॉल्ट कर रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में तो भैया लाठी डंडों और गोलियां चला रहे हैं, तो अगर आप वायलेंस का यूज करोगे तो आप क्या ही इमेजिन कर सकते हो। तो ब्रूटल रिप्रेशन हुआ। So seeking to humiliate, terrorize the people, सत्याग्रहीज were forced to rub their nose on the ground और यहाँ पे उनको बोला गया कि वो जमीन पे यहाँ पे क्रॉल करेंगे और इसी को हम क्रॉलिंग एक्ट भी बोल देते हैं। तो यही बच्चे यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है लेकिन ये सिंपली बच्चे यहाँ पे क्रॉलिंग एक्ट के अंडर में होता है कि वो सल्यूट करेंगे, यहाँ पे सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे जितने भी साहिब्स उनको दिखेंगे। एंड पीपल वर्स बच्चे यहाँ पे फ्लॉक एंड विलेजेस अराउंड दी गुंजरवाला इन पंजाब नो इन पाकिस्तान पर बॉम्ब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। तो यही क्रॉलिंग एक्ट भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लोग बच्चे कितना एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चला कि इस टाइप का इंसिडेंट हुआ है, गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था उसको यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर लिया क्योंकि यहाँ पे वायलेंस स्प्रेड हो गया था। और गांधी जी हमेशा बोलते थे कि उनका जो कोई भी स्ट्रगल होगा वो नॉन वायलेंस होना चाहिए यानी अहिंसा वाला होना चाहिए, ना कि हिंसा वाला होना चाहिए। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें रॉलेट सत्याग्रह की, ऑल तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट था जिसने काफ़ी सिटीज़ में और टाउन्स के लोगों को यहाँ पे यूनाइट किया था, लेकिन अभी भी वो लिमिटेड था क्योंकि लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स हम पे फोर्स का यूज़ करेंगे तो क्या हमें भी फोर्स का यूज़ करना है कि या उस टाइम पे भी हमें नॉर्मली पीसफुल ही रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे जैसे अलग अलग मूवमेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे गांधी जी ये जो अपना ऑब्जेक्टिव है यानी जो अपना मेन सत्याग्रह के आइडियाज़ हैं और जो अहिंसा का है वो लोगों को और समझाते जाएंगे और मूवमेंट और अच्छे से यहाँ पे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में और फिर नॉन कॉपरेशन के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।